तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बादशाह की जिसकी जिंदगी मतलब हार, भटकना और फिर आखिर में एक जबरदस्त जीत की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। तो चलिए इन सोर्सेस के आधार पर उनकी कहानी को समझते हैं एक एक करके। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उसकी शाही मगर जोखिम भरी विरासत की। फिर देखेंगे कि कैसे उसने एक राज्य के लिए संघर्ष किया। उसके बाद हिंदुस्तान का रास्ता, यहां मिली जीतें, और हाँ, आखिर में ये भी कि बाबर अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गया। तो कहानी की शुरुआत होती है सेंट्रल एशिया के मैदानों से। जरा सोचिए, बाबर का जन्म एक ऐसी विरासत में हुआ जो जितनी शानदार थी उतनी ही कह सकते हैं खतरनाक भी। सबसे पहले चलिए उसके नाम को ही देख लेते हैं। बाबर, क्या मतलब है इसका? तुर्की भाषा में इसका मतलब होता है बाघ, और सच कहें तो ये नाम उसकी पूरी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक ऐसा योद्धा जो वाकई बाघ की तरह लड़ा। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हाथ से लिखे नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं। मतलब इन्हीं के जरिए हम बाबर के जिंदगी की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। अब यहाँ जो बात है वो वाकई दिलचस्प है, वो है उसका वंश। जरा सोचिए, बाबर की रगों में दो कितने बड़े और खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खान। अंदाजा लगाइए कि उस पर उम्मीदों का कितना बड़ा बोझ रहा होगा। और ये सारी जिम्मेदारी ये उसे बहुत ही कम उम्र में मिल गई। सोचिए, 1494 में जब उसके पिता की मौत हुई तो बाबर सिर्फ 11 साल का था जब वो फरगना के गद्दी पर बैठा। एक बच्चा जिसके कंधों पर एक पूरे राज्य का भार आ गया था। तो अब आते हैं उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर पर। देखिए, गद्दी तो मिल गई, लेकिन उसे संभाले रखना वो लगभग नामुमकिन था। ये उसकी कहानी का वो हिस्सा है जहां वो एक निर्वासित राजा बन गया। एक ऐसा राजा जो बस अपने लिए एक ठिकाना ढूंढ रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसकी शुरुआती जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1494 में वो शासक बना। 1497 में उसने अपने पूर्वज तैमूर के शहर समरकंद को जीत लिया, लेकिन सिर्फ 100 दिनों के लिए। 1501 तक आते आते वो सब कुछ हार चुका था, लिटरली सब कुछ। लेकिन फिर 1504 में किस्मत ने पलटी खाई। उसने काबुल और गजनी पर कब्जा किया और आखिरकार उसे अपना एक नया ठिकाना मिला। अच्छा, काबुल में अपनी जगह पक्की करने के बाद 1507 में बाबर ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने मिर्जा की अपनी पुश्तैनी उपाधि छोड़ी और बादशाह की उपाधि अपना ली। अब ये सिर्फ एक टाइटल बदलना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि भाई अब वो कोई छोटा मोटा राजकुमार नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य बनाने का सपना देख रहा है। सेंट्रल एशिया में अपने पुरखों की जमीन को वापस पाने की उसकी सारी कोशिशें जब बार बार नाकाम हो गईं, तो बाबर ने अपनी नजरें एक नई और अमीर जमीन की ओर घुमाईं, और वो जमीन थी हिंदुस्तान। और वो बस एक बार नहीं आया। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, उसने हिंदुस्तान पर कुल 5 बार आक्रमण किया। ये नंबर अपने आप में उसकी लगन और हिंदुस्तान को जीतने के उसके पक्के इरादे को दिखाता है। उसके जो शुरुआती हमले थे वो एक तरह से तैयारी थी। 1519 में बजौर पर हमले के साथ उसने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी, बारूद और तोपें। और यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर उसकी बड़ी बड़ी जीतों का राज बनी। 1524 तक आते आते वो पंजाब में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना चुका था। और अब हम बाबर की कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उसने लगातार चार ऐसी लड़ाइयां जीतीं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रख दी। ये टेबल उन 4 जीतों को एकदम साफ साफ दिखाती है। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में खानवा में राणा सांगा की एक बहुत बड़ी सेना को मात दी, फिर 1528 में चंदेरी का किला जीता और 1529 में घाघरा में अफगानों को हराया। सोचिए, एक के बाद एक 4 साल में 4 बड़ी जीतें। और ये सारी जानकारी ये सीधे हमारे सोर्स से आ रही है। ये जो हाथ से बनी टेबल है, ये हमें सीधे बाबर की जीत की कहानी से जोड़ती है। इन जीतों ने उसे सिर्फ जमीन ही नहीं दी, उसे नए खिताब भी मिले। पानीपत के बाद जब उसने खजाना दिल खोलकर लुटाया तो उसे लोग कलंदर कहने लगे, मतलब उदार। वहीं दूसरी तरफ खानवा के मुश्किल लड़ाई से ठीक पहले उसने शराब छोड़ने का ऐलान किया
और अपनी सेना में जोश भरने के लिए गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि ली। तो ये दोनों खिताब उसके कैरेक्टर के दो अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। लेकिन बाबर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीतों तक ही खत्म नहीं होती। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक विजेता होने के अलावा बाबर और क्या-क्या था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहतरीन लेखक भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी लिखी। वो नेचर लवर था। उसने यहाँ चारबाग स्टाइल के बगीचों की शुरुआत की, मस्जिदें बनवाईं और हाँ, अपनी किताब में उसने बड़ी ईमानदारी से अपने समय के सबसे ताकतवर भारतीय राजा कृष्णदेवराय की तारीफ भी की। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत बेबाकी से लिखता है। उसकी एक बहुत मशहूर लाइन है। उसने लिखा, भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। ये लाइन उसके नज़रिए की एक साफ झलक देती है। हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य बनाने के सिर्फ 4 साल बाद 1530 में बाबर की मौत हो गई। उसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। वही काबुल जिसने एक बेघर राजकुमार को एक बादशाह बनाया था, और बाद में उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी की गई। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि बाबर कौन था? एक विजेता, एक कवि या एक बागबान? उसकी सबसे बड़ी रचना क्या थी? वो मुगल साम्राज्य जिसकी उसने नींव रखी, या फिर वो असाधारण कहानी जो वो अपनी किताब में हमेशा के लिए छोड़ गया? इस पर सोचने वाली बात है।